नमस्कार। रेनबो साइंस सर्किट के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th के केमिस्ट्री सब्जेक्ट के दूसरे चैप्टर क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं को पढ़ने जा रहे हैं। विगत कई क्लासेज में आपने इस चैप्टर को पढ़ा है और जो लास्ट क्लास हम लोगों का हुआ था उसमें हम लोग मिश्रण के घटकों के पृथक्करण पर चर्चा कर रहे थे। सेपरेटिंग ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर, मतलब किसी भी मिक्सचर में, किसी भी मिश्रण में जो घटक होते हैं, अवयव होते हैं, उसको कैसे पृथक किया जाता है, कैसे अलग किया जाता है, इसी पर हम लोगों ने चर्चा आरंभ की थी। और उस क्रम में आपने दो विधियों की चर्चा पहले कर चुके हैं, आपने पढ़ा भी है, उसको ध्यान से समझे भी होंगे। और हमने आपको वहाँ कहा था कि अपनी एनसीईआरटी की जो बुक है आपकी, उस बुक में कई क्रियाकलाप एक्टिविटीज दिए गए हैं और सरल उदाहरणों के द्वारा उसको समझाने का प्रयास किया गया है। तो आप निश्चित रूप से किताब को पढ़ते रहें। पुस्तक हमारा सबसे अच्छा मित्र है, इसलिए हमेशा पुस्तक से कांटेक्ट में रहें। जब भी कभी आप अकेलापन में हों या आप कोई परेशानी महसूस कर रहे हो तो किताब पढ़ें, वहां से बहुत कुछ आपको हेल्प मिलेगा। तो सीधे आज के टॉपिक पर हम लोग आते हैं और ध्यान से आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे, समझेंगे और इससे लाभ प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो हम लोगों ने जो पहले के दो विधियों की चर्चा की थी, तो जो पहली विधि थी आपकी वो वाष्पीकरण था, इवेपोरेशन था, जिसके बारे में आपने पढ़ा था कि वो जो इवेपोरेशन होता है, वाष्पीकरण होता है, उसका उपयोग हम लोग वैसे मिश्रण के घटकों को पृथक करने में करते हैं जिसके मिश्रण में क्या होता है, किसी द्रव पदार्थ में कोई ठोस पदार्थ घुला रहता है, तो उसको वाष्पीकरण विधि द्वारा हम लोग द्रव पदार्थ को वाष्प बना करके निकाल देते हैं और ठोस पदार्थ अवशेष के रूप में प्राप्त हो जाता है। जबकि जो दूसरी विधि थी, जो दूसरा मेथड था हम लोगों का, उस दूसरी विधि में आपने पढ़ा कि दूसरा मेथड हम लोग प्रयोग करते हैं अपकेंद्रण विधि, सेंट्रीफ्यूजिंग मेथड। और ये अपकेंद्रण विधि क्या होता है, सेंट्रीफ्यूजिंग मेथड, कि जिसमें क्या होता है, किसी मिश्रण में जो घुले हुए कण रहते हैं, उन कणों का आकार अगर अत्यंत छोटा हो, बहुत छोटा हो, तो उस मिश्रण को हम लोग क्या करते हैं, किसी बर्तन में एक यंत्र में रखकर तेजी से घुमाते हैं। और आपने पढ़ा उस यंत्र को अपकेंद्रीय मशीन या अपकेंद्रण मशीन, सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन कहा जाता है। और उस अपकेंद्रण यंत्र में जब उस द्रव को तेजी से घुमाते हैं तो जो हल्के कण होते हैं वो ऊपर तैरने लगते हैं और भारी कण नीचे बैठ जाते हैं, और इस तरह से दोनों को पृथक कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। इस विधि द्वारा खास करके हमारे यहाँ दूध में से क्रीम को पृथक किया जाता है, अलग किया जाता है। इस तरह से आपने वाष्पीकरण और अपकेंद्रण को पहले पढ़ चुका है। जो लोग नहीं पढ़ चुके हैं उनसे निवेदन है कि जस्ट इस चैप्टर का जो अभी वीडियो चल रहा है, इससे ठीक एक बिफोर वाला जो वीडियो होगा, बिफोर जो पार्ट होगा हमारा, उसको आप देखिए, उसको समझने का प्रयास कीजिए। तो निश्चित रूप से आज के क्लास को भी समझने में आपको बहुत सुविधा होगी, बहुत मदद मिलेगा। तो आइए आज का टॉपिक हम लोग आरंभ करते हैं। आज तीसरी विधि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, घनत्व पृथक्करण, डेंसिटी सेपरेशन। ये जो घनत्व पृथक्करण है, डेंसिटी सेपरेशन मेथड है, यह भी मिश्रण के घटकों को पृथक करने की एक विधि है। और इस विधि द्वारा हम लोग मिश्रण के घटकों को पृथक करते हैं, लेकिन जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि इस विधि का उपयोग वैसे मिश्रण के घटकों को पृथक करने में करते हैं जिनके अवयवों, जिनके घटकों के घनत्व में अंतर होता है। मतलब मिश्रण में अगर दो पदार्थ है और दोनों का घनत्व अलग अलग है, दोनों का डेंसिटी एक दूसरे से भिन्न भिन्न है, तब हम लोग इस घनत्व पृथक्करण या डेंसिटी सेपरेशन मेथड के द्वारा उसके घटकों या अवयवों को पृथक करते हैं। आइए देखते हैं क्या लिखा गया है। इस विधि द्वारा अघुलनशील द्रवों के मिश्रण के घटकों को पृथक किया जाता है। अघुलनशील द्रवों के घनत्व भिन्न होने के कारण अलग अलग परतों में पृथक हो जाते हैं। गौर से सुनिएगा, यहाँ देखिए अघुलनशील द्रव, अघुलनशील जो आपस में घुले नहीं, जैसे दूध में पानी को मिला देते हैं हम लोग, तो दूध और पानी तो आसानी से घुल जाता है, एक दूसरे में मिल जाता है। लेकिन आपको याद होगा, अगर पानी में कहीं मिट्टी का तेल, किरोसिन आप मिलाए होंगे तो वो कभी नहीं मिलता है, अलग अलग परत बना लेता है, लेयर बना लेता है। इसका कारण क्या है कि जो मिट्टी के तेल होते हैं, किरोसिन ऑयल होते हैं, और जो हमारा पानी या जल है, दोनों के घनत्व में काफी अंतर होता है।
और घनत्व में अंतर होने के कारण दोनों मिल नहीं पाता है। हम लोगों की दोस्ती कहाँ होती है, हम लोग कहाँ मिलते जुलते हैं, जहाँ विचार व्यवहार ये सब एक जैसा हो। जब विचार व्यवहार स्वभाव अलग अलग होगा तो आपस में कभी नहीं मेल हो सकता, कभी नहीं दोस्ती हो सकती है। उसी तरह से जो मिट्टी के तेल होते हैं, केरोसिन ऑयल होते हैं, और जल होता है, उसके घनत्व में काफी अंतर होता है। इस तरह से दो अलग अलग घनत्व वाले जो अघुलनशील द्रव होते हैं उसको मिश्रण से पृथक करने के लिए इस घनत्व पृथक्करण या डेंसिटी सेपरेशन मेथड का प्रयोग करते हैं। अब आगे देखिए, यहाँ लिखा गया है, इस विधि द्वारा मिट्टी के तेल केरोसिन ऑयल और जल के मिश्रण को पृथक किया जाता है। इस मिश्रण को पृथक्करण की सेपरेटिंग फनेल में रखकर शांत छोड़ दिया जाता है। चूंकि मिट्टी के तेल और जल के घनत्व में अंतर होता, भी हमने आपसे कहा कि मिट्टी के तेल जो केरोसिन ऑयल होता है और जो जल है हमारा वाटर है, इस दोनों के घनत्व में अंतर होता है, जिसके कारण ये दोनों घटक कीप में अलग अलग परत बनाकर व्यवस्थित हो जाते हैं। अब क्या होता है, एक पृथक्करण कीप होता है प्रयोगशाला में। वो कीप जो टिप जिसको हम लोग कहते हैं वही कीप है जिसके द्वारा तेल या किसी अन्य द्रव को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाला जाता है, उसी को कीप कहा जाता है। तो ये सामान्य कीप है, लेकिन एक पृथक्करण कीप प्रयोगशाला में होता है, जो ऊपर में हैंगर लगा लटकाने वाला सिस्टम रहता है उसमें, और नीचे नली लगी रहती है। नली के पास उसको खोलने और बंद करने के लिए स्टॉप कॉर्क होता है। जैसे पानी के नल को हम लोग टोटी को घुमाते हैं तो खुल जाता है, फिर बंद भी कर सकते हैं। उसी तरह से नीचे में स्टॉप कॉर्क का मतलब, स्टॉप मतलब क्या, रुकना, कॉर्क मतलब बंद करने वाला, खोलने वाला। ऐसी युक्ति है, टेक्निक है, जिसके द्वारा हम लोग उसमें से किसी द्रव को बाहर निकाल सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार और रोक भी सकते हैं। वही हो गया स्टॉप कॉर्क। तो क्या करते हैं, मिट्टी के तेल जो केरोसिन ऑयल है और जो जल है, दोनों के मिश्रण को उस पृथक्करण कीप में दे करके और उसको लटका देते हैं, हैंग कर देते हैं, लटका करके शांत छोड़ देते हैं। जब इस मिश्रण को कुछ देर तक आप शांत छोड़ देंगे तो आप पाएंगे, आपने घर में भी करके देखा होगा, कि अगर आपके पास बीकर, परखनली या कांच का ग्लास मिले तो उस कांच के ग्लास में थोड़ा सा मिट्टी का तेल और पानी को दे करके किसी डंडा से या चम्मच से हिला दीजिएगा और कुछ देर तक टेबल पर, बेंच पर रख करके शांत छोड़ दीजिएगा। आप पाएंगे कुछ देर के बाद मिट्टी के तेल और पानी का अलग अलग लेयर बन गया, अलग अलग परत बन गया उस गिलास में या बर्तन में। तो वही होता है जो पृथक्करण कीप होता है। उस पृथक्करण कीप में जैसे ही मिट्टी के तेल और जल को रख करके छोड़ दिया जाता है, शांत छोड़ देते हैं, तो देखिए दोनों घटक कीप में अलग अलग परत बनाकर व्यवस्थित हो जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जल नीचे और केरोसिन ऊपरी भाग में व्यवस्थित रहते हैं। अब देखिए, आप प्रयोग करके देख सकते हैं घर में कि मिट्टी के तेल और जल को मिला करके जब शांत करके छोड़ दीजिएगा चुपचाप, तो क्या होगा, मिट्टी का तेल ऊपर आ जाएगा और जो जल होगा वो नीचे परत बना लेगा। दोनों का लेयर क्लियर आपको कांच के ग्लास में दिख जाएगा। तो अब जल नीचे हो गया और मिट्टी का तेल ऊपर हो गया। अब फिर क्या कहते हैं, कीप के स्टॉप कॉर्क को खोलकर जल को धीरे धीरे बाहर निकाल लिया जाता है। अब जैसे तेल ऊपर रह गया और जल नीचे रह गया, नीचे से जैसे हम स्टॉप कॉर्क को खोलेंगे तो यहाँ से जल गिरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि निचले भाग में जल है और यहाँ से ऊपर के भाग में केरोसिन है, मिट्टी का तेल है। जैसे कॉर्क को खोलेंगे ये तेल गिरना शुरू होगा, और जल गिरना शुरू होगा, तेल तो ऊपर रह जाएगा और जल का लेयर जो होगा, परत जो होगा, वह धीरे 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 नीचे जाते रहेगा। और जब जल यहाँ तक आ जाए, मतलब जल समाप्त हो जाए, जैसे जैसे जल का लेयर नीचे जाएगा, ऊपर से केरोसिन का लेयर भी नीचे की तरफ बढ़ते जाएगा। आपको क्लियर दिख जाएगा, दोनों एकदम साफ साफ फर्क दिख जाएगा। तो जैसे ही संपूर्ण जल कीप से बाहर निकल जाएगा, हम लोग तुरंत स्टॉप कॉर्क को बंद कर देंगे। और जब स्टॉप कॉर्क को बंद कर देंगे तो फिर जल का निकलना, संपूर्ण जल तो निकल गया लेकिन केरोसिन ऑयल बाहर नहीं निकलेगा, वो ज्यों का त्यों कीप में बच जाएगा। इस तरह से पृथक्करण कीप द्वारा हम लोग केरोसिन ऑयल, मिट्टी के तेल और जल के मिश्रण को पृथक करते हैं। यहाँ इस घनत्व पृथक्करण में जो घनत्व है वो सबसे मेन बेसिक सिद्धांत है, थ्योरी है, कि जिन द्रवों के घनत्व में बहुत अंतर होगा, घनत्व अलग अलग होंगे, वैसे द्रवों को पृथक करने के लिए हम लोग इस घनत्व पृथक्करण या डेंसिटी सेपरेशन मेथड का प्रयोग करते हैं। ये था हम लोगों का घनत्व पृथक्करण। मतलब
मिश्रण के घटकों को पृथक करने की यह एक विशेष विधि है, एक विशेष तकनीक है। अब हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं और आते हैं अगले विधि पर। अगली विधि जो हमारी है वह ऊर्ध्वपातन है, सब्लिमेशन है। नाम क्लियर है, आपने पिछले अध्याय में पढ़ा भी है। जो लोग नहीं पढ़ पाए हैं वो पिछले चैप्टर के वीडियो को जाके देखें और वहां से आपको ऊर्ध्वपातन समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं यहाँ एक बार दोहरा देता हूँ कि ऊर्ध्वपातन एक ऐसी क्रिया है जिसमें ठोस पदार्थों को गर्म करने पर वह द्रव अवस्था में बिना बदले ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है, और जब उसके गैस या वाष्प को ठंडा करते हैं तो उसका गैस या वाष्प ठंडा करने पर गैस से पुनः सीधा ठोस में बदल जाता है। इसी क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जनरली क्या होता है कि जब आप बर्फ को गर्म करेंगे, बर्फ ठोस पदार्थ है, उसको गर्म करेंगे तो वो पानी में बदलेगा, मतलब द्रव में बदलेगा। फिर उस द्रव को, पानी को जब गर्म करेंगे तब वह गैस या वाष्प में बदलेगा। फिर उस पानी के वाष्प को जब ठंडा करेंगे तो वह फिर से द्रव में आएगा, पानी में बदलेगा। फिर उस पानी को ठंडा करेंगे तब वह बर्फ में बदलेगा। मतलब जो सामान्यतया पदार्थ की अवस्था बदलती है वहां क्या होता है, ठोस से द्रव, द्रव से गैस, फिर गैस से द्रव, द्रव से ठोस। लेकिन कुछ ठोस पदार्थ ऐसे हैं हमारे प्रकृति में, हमारे पर्यावरण में, हमारे आसपास, हमारे प्रयोगशाला में, जो क्या होता है, गर्म करने पर ठोस से सीधा गैस में बदलता है और उसके गैस या वाष्प को जब ठंडा करते हैं तो वह फिर गैस से सीधा ठोस में बदल जाता है। ऐसे पदार्थ में ही ऊर्ध्वपातन की क्रिया होती है, या इसी प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन कहते हैं। तो इस ऊर्ध्वपातन, अब तो नाम से क्लियर हो गया, इस ऊर्ध्वपातन के द्वारा हम लोग वैसे मिश्रण के घटकों को पृथक करेंगे जिस मिश्रण में कोई न कोई पदार्थ ऊर्ध्वपातित होने वाला रहेगा। मान लीजिए दो पदार्थों का मिश्रण है और उसमें से कोई एक पदार्थ ऐसा है जिसमें ऊर्ध्वपातन की क्रिया होती है, तब हम लोग उस मिश्रण को पृथक करने के लिए, अलग करने के लिए इस ऊर्ध्वपातन का उपयोग करते हैं। आइए देखते हैं क्या लिखा गया है। इस विधि द्वारा वैसे मिश्रण के घटकों को पृथक किया जाता है जिनमें ऊर्ध्वपातित होने योग्य घटक, ध्यान दीजिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि इस विधि का उपयोग हम लोग कहाँ करेंगे, जिसमें ऊर्ध्वपातित होने योग्य घटक या अवयव उपस्थित रहते हैं। मतलब इस विधि, ऊर्ध्वपातन विधि का उपयोग वैसे मिश्रण के घटकों को पृथक करने में करेंगे जिस मिश्रण में ऊर्ध्वपातित होने वाला कोई घटक रहेगा, मौजूद रहेगा, तभी आप इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। ऐसे घटक गर्म करने पर, ऐसे घटक का मतलब जो ऊर्ध्वपातित होने योग्य घटक है, उसको जब हम लोग गर्म करते हैं तो क्या होगा, गर्म करने पर देखिए यहां लिखा गया है, ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में, ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाते हैं, और उस गैसीय अवस्था में जो पदार्थ प्राप्त होता है उसको जब पुनः हम लोग ठंडा करते हैं तो ठोस घटक प्राप्त कर लिया जाता है। इस प्रकार से यही थ्योरी है, सिद्धांत है। फिर से मैं एक बार दोहरा देता हूं, इस विधि द्वारा वैसे मिश्रण के घटकों को पृथक किया जाता है जिनमें ऊर्ध्वपातित होने योग्य घटक या अवयव उपस्थित रहते हैं। ऐसे घटक गर्म करने पर ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाते हैं, जिसे पुनः ठंडा करके ठोस घटक प्राप्त कर लिया जाता है। पहले ही इस पर काफी चर्चा हो गई है। अब देखिए, इस विधि द्वारा नमक तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को पृथक किया जाता है। अब ये बड़ा ही अच्छा उदाहरण है आपके सामने कि नमक, जो नमक हम लोग खाते हैं, और अमोनियम क्लोराइड एक केमिकल है, रासायनिक पदार्थ है, सूत्र आपको पता होगा NH4Cl। ये नमक और अमोनियम क्लोराइड का जो मिश्रण होता है उसको पृथक करने के लिए हम लोग ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन का उपयोग करते हैं। और क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा समझें बढ़िया से। आपके NCERT बुक में क्रियाकलाप एक्टिविटी दिया गया है, बुक खोलेंगे वहां डायग्राम के साथ समझाने का प्रयास किया गया है। मैं जो बात बताता हूं इसको सुनिए और बुक भी खोल के देखिए आप साथ में, एकदम हूबहू सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, एक चीनी मिट्टी की प्याली लेते हैं, डिश जो होता है, तस्तरी, प्याली लेते हैं, और चीनी मिट्टी वही जिसकी वो कप बनते हैं, चाय पीने वाला जो कप होता है, प्याली होती है, वही चीनी मिट्टी उसी का होता है, वही चीनी मिट्टी हो गया। मैं चिकनी मिट्टी नहीं कह रहा हूं जिसका अपने यहाँ बर्तन बनाए जाते हैं, वो नहीं, मिट्टी के बर्तन वाले चिकनी मिट्टी नहीं, मैं चीनी मिट्टी कह रहा हूं। उस चीनी मिट्टी का जिसका कप होता है चाय पीने वाला, वो है चीनी मिट्टी। तो उस चीनी मिट्टी का एक प्याली ले लिया, एक डिश ले लिया, और उसमें नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को रख दिया जाता है। सोचिए
कि ये हथेली जो है मेरी, यही चीनी मिट्टी की प्याली है, इसमें नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को रख दिया गया। ऊपर से एक कीप जो फनेल होता है, जिस कीप से हम लोग तेल को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालते हैं, दूध को डाला जाता है, उसी कीप को ऐसे उल्टा करके रख दिया जाता है। जैसे प्याली पर कीप को उल्टा करके रखा जाएगा तो प्याली में जो आपने मिश्रण लिया वो सारा मिश्रण ढक जाता है, कवर कर लेता है उसको। कीप क्या करता है, मिश्रण को ढक लेता है। अब कीप के ऊपर में जो नली वाला भाग होगा, खुला भाग, उसमें रुई दे करके, कॉटन दे करके उसको बंद कर दिया जाता है ताकि गैस बाहर नहीं निकल सके। इस तरह से कीप के अंदर, नीचे से तो प्याली हो गई, ऊपर से कीप, और उसके भीतर में है क्या, नमक और अमोनियम क्लोराइड का मिश्रण। अब इस मिश्रण को हम लोग क्या करते हैं, गर्म करना शुरू करते हैं। जैसे प्याली को गर्म करना शुरू करेंगे तो प्याली में जो आपने नमक और अमोनियम क्लोराइड का मिश्रण रखा है, वह मिश्रण क्या होगा, गर्म होगा। और गर्म होने पर चूंकि उस मिश्रण में अमोनियम क्लोराइड है, और हम लोग पहले चर्चा किए कि अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन होता है, जिसके कारण क्या होगा कि अमोनियम क्लोराइड जो है ठोस से सीधा गैस में बदलना शुरू कर देगा। क्योंकि जैसे जैसे प्याली को गर्म करेंगे तो मिश्रण गर्म होगा, और मिश्रण में जो ऊर्ध्वपातित होने वाला पदार्थ अमोनियम क्लोराइड है, वह अमोनियम क्लोराइड ठोस अवस्था से डायरेक्ट गैस अवस्था में बदलना शुरू कर देगा। और जब गैस अवस्था में बदलना शुरू करेगा तो उसका वाष्प कहाँ जाएगा, उड़ करके कीप के भीतरी सतह पर जाएगा, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता तो है नहीं। कीप का ऊपरी सतह ठंडा रहेगा, उस ठंडे सतह पर जब वाष्प जाके टकराएगा तो वाष्प धीरे धीरे ठंडा होगा, और ठंडा होकर के वह पुनः ठोस अमोनियम क्लोराइड में बदलते जाएगा। और कीप का जो भीतरी परत होगा, भीतरी सतह होगा, उस पर अमोनियम क्लोराइड की परत जमते जाएगी। और जब पूरा पूरा ऊर्ध्वपातन की क्रिया समाप्त हो जाएगी तो हम लोग उस मिश्रण को उतार लेंगे, और कीप के भीतरी सतह पर, भीतरी दीवार पर जो अमोनियम क्लोराइड जमा हुआ रहेगा उसको खुरच करके हटा लेंगे। इस तरह से अमोनियम क्लोराइड अलग हो जाएगा, और नमक, जो नमक आपने लिया था, वो चीनी मिट्टी की प्याली में ज्यों की त्यों बच जाएगी। इस तरह से नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को हम लोग ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा पृथक करते हैं। यही है ऊर्ध्वपातन। तो आज के क्लास में हम लोग दो विधियों पर चर्चा किए, एक घनत्व पृथक्करण, डेंसिटी सेपरेशन, और दूसरा ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। तो इन दो विषयों पर, इन दो विधियों, इन दो तकनीकों, टेक्निक्स के बारे में आपने पढ़ा आज। तो आप निश्चित रूप से किताब की सहायता लेंगे, किताब से पढ़ेंगे और इन बातों को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो भी बातें हैं वो हमारे आसपास में होने वाली घटनाएं हैं। इसलिए अगर आप ध्यान से, गौर से इसको पढ़ते हैं, समझते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। तो इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करेंगे, और एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो लोग लेट से, देर से चैनल को देखना शुरू किए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर ये क्लास, जो चीज़ बताया जाता है, अगर आपको पढ़ाई समझ में आता है, अच्छा लग रहा है कि कम से कम इस घड़ी में जब हम लोग घरों में बैठे हुए हैं, इस घड़ी में कुछ तो हमारे लिए हो रहा है, तो नहीं कुछ से बढ़िया है, बहुत कुछ यहाँ हो रहा है। तो ये अगर आपको वीडियो पसंद आवे, क्लास में बताई गई बात समझ में आवे, तो एक बार लाइक अवश्य करें आप लोग, और अपने दोस्तों, अपने साथियों, मित्रों के बीच इसको शेयर करने का भी प्रयास करें। शायद इसी में लोगों की भलाई होगी, और ये ज्ञान है, इसको जितना आप बांटेंगे उतना ज़्यादा वृद्धि होगी। ये घटने वाला चीज़ नहीं है। बस इसी उम्मीद के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी क्लास का जो रेस्ट और टॉपिक बच गया उसको लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।